डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में बिजनेस लॉ में हमने ऑफर या प्रपोजल अर्थात प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव की परिभाषा क्या है और प्रस्ताव से संबंधित वैधानिक नियम, 4 वैधानिक नियमों का अध्ययन हमने कर लिया था। आपके विश्वविद्यालय की परीक्षा में यह प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, प्रस्ताव को परिभाषित कीजिए एवं एक वेद प्रस्ताव की मुख्य विशेषताओं या मुख्य तत्वों या वैधानिक नियमों की व्याख्या कीजिए। तो प्रीवियस पीरियड में हमने प्रस्ताव की परिभाषा का अध्ययन कर लिया था और इसके 4 लक्षणों का या 4 वैधानिक नियमों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 5वें वैधानिक नियम अर्थात प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए, इससे शुरू करते हैं। The object of the proposal must be to create legal obligations between parties. प्रस्ताव की नेचर, प्रस्ताव की प्रकृति इस तरह की होनी चाहिए कि जैसे ही उस प्रस्ताव को दूसरा व्यक्ति या पक्षकार स्वीकार कर लेता है तो दोनों पक्षकारों के बीच में वैधानिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अन्य शब्दों में, प्रस्ताव एवं स्वीकृति के मिलते ही संबंधित पक्षकारों में संबंधित दोनों पक्षकारों के मध्य वैधानिक अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप एक वेद अनुबंध का जन्म हो सके। यदि प्रस्ताव इस स्वभाव का है, यदि प्रस्ताव की नेचर ऐसी है कि उससे संबंधित पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई वैधानिक संबंध स्थापित नहीं होता है, तो ऐसा प्रस्ताव कभी भी वेद अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकता है। जितने भी सामाजिक ठहराव होते हैं, जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, उन सामाजिक ठहरावों का उद्देश्य कभी भी पक्षकारों के मध्य आपस में वैधानिक संबंध बनाने का नहीं होता है। अतः सामाजिक ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। इससे संबंधित हम 2 केसेस या 2 मामले या 2 उदाहरण लेंगे जो आपको याद करने हैं। एक केस या मामला है हलधर बनाम शेख का और दूसरा केस है श्रीमती बाल्फोर बनाम श्री बाल्फोर का। पहला मामला है हलधर बनाम शेख। इस मामले को आप पढ़ लेना। इसी मामले में एक पक्षकार मैं बनता हूं और एक पक्षकार आपको बनाता हूं, अर्थात एक वादी और दूसरा प्रतिवादी। मान लीजिए एक पक्षकार हम में से हलधर और दूसरा पक्षकार शेख। जैसे मैं आपको कल शाम के भोजन के लिए या डिनर के लिए इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं, प्रस्ताव करता हूं। मैं आपको प्रस्ताव करता हूं कि आप कल शाम को शाम के भोजन के लिए अर्थात डिनर के लिए आप अपने मम्मी और पापा और छोटे भैया के साथ मेरे घर पर भोजन करने के लिए, डिनर करने के लिए आमंत्रित है। अर्थात मैंने आपके समक्ष प्रस्ताव रखा, आपने मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी अर्थात स्वीकार कर लिया कि यस सर, हम कल शाम को आपके घर पे भोजन करने के लिए आएंगे। मेरे साथ मम्मी भी आएगी, पापा भी आएंगे और भैया भी आएंगे। तो मैंने आपको प्रस्ताव रखा, आपने उस प्रस्ताव की स्वीकृति दी। प्रस्ताव और स्वीकृति मिलते ही एक ठहराव का जन्म हो गया है। अब देखिए, मैंने आपको प्रस्ताव दिया था, आपने स्वीकृति दे दी, दोनों के बीच में ठहराव हो गया है और
आपने स्वीकृति दे दी, इसलिए मैं आप चारों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देता हूं। अर्थात एक होटल में ऑर्डर देके आप लोगों के लिए अच्छा भोजन, अच्छी डिशेज तैयार करवा लेता हूं। मैंने आपको समय दिया था कि आप रात्रि में 8 और 9 के बीच में मेरे घर पहुंच जाइए, लेकिन 10 बजे तक आप मेरे घर पे भोजन करने नहीं पहुंचे। मैंने और इंतजार किया, 11 बज गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं आए। फिर मैंने आपको फोन कॉल किया, तो फोन कॉल पे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, आपने फोन नहीं उठाया। दूसरे दिन जब आप मुझसे मिलते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आपने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया था, अर्थात हमारे बीच में एक ठहराव हुआ था, और आपने स्वीकृति देने के बाद भी आप लोग भोजन करने मेरे घर पे नहीं पहुंचे। मैंने 1,000 रुपये का भोजन बनवाया था, वो रुपए मेरे वेस्टेज हो गए हैं, इसलिए आपको 1,000 रुपये मुझे क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे। आपने कहा, सर मैं तो नहीं देऊंगा 1,000 रुपये, तो मैं कोर्ट में जाकर, न्यायालय में जाकर आपसे 1,000 रुपये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये ठहराव जो आपके और मेरे बीच में हुआ है, वो एक सामाजिक ठहराव है, एक सोशल एग्रीमेंट है। इस ठहराव का उद्देश्य हमारा दोनों का ही आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं था। इसलिए मैं कोर्ट में जाकर इस ठहराव को एनफोर्स नहीं करा सकता, प्रवर्तित नहीं करा सकता, एवं आपसे 1,000 रुपये प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह का केस हलधर बनाम शेख का है। हलधर बनाम शेख के मामले में हलधर ने शेख को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। शेख ने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी कारणवश शेख हलधर के घर भोजन करने नहीं जा सका। हलधर ने उस पर भोजन के खर्चे के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर किया। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में ये कहा कि इस ठहराव में पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं था, इसलिए भोजन पर वह खर्चा नहीं दिलवाया जा सकता है। इसी प्रकार का दूसरा मामला या दूसरा केस है श्रीमती बाल्फोर एंड श्री बाल्फोर का, मिसेज बाल्फोर एंड मिस्टर बाल्फोर का। मिस्टर बाल्फोर एंड मिसेज बाल्फोर दोनों हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे। मिस्टर बाल्फोर श्रीलंका में सर्विस करते थे, नौकरी करते थे। मिस्टर बाल्फोर श्रीलंका में नौकरी करते थे। जब उनकी छुट्टियां आई, तो वो इंग्लैंड घूमने के लिए अपनी वाइफ के साथ चले गए। लेकिन जैसे ही उनकी छुट्टियां खत्म होने को आई और उनको श्रीलंका वापस आना था, उसी दिन उनकी वाइफ अर्थात श्रीमती बाल्फोर की तबीयत खराब हो गई, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो मिस्टर बाल्फोर को अपनी पत्नी को इंग्लैंड ही छोड़कर श्रीलंका आना पड़ा, क्योंकि उनको श्रीलंका आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई थी। और वाइफ चूंकि अस्वस्थ हो गई थी, इसलिए उसको वहां छोड़ना पड़ा। तो दोनों के मध्य, हस्बैंड वाइफ के मध्य अर्थात मिसेज बाल्फोर और श्री बाल्फोर के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ, एक ठहराव हुआ कि जब तक श्रीमती बाल्फोर की तबीयत ठीक नहीं होती है, वो उस वक्त तक इंग्लैंड में ही रहेगी, और श्री बाल्फोर उसको 30 पौंड की राशि प्रति महीने भेजने का वचन देता है। अर्थात श्री बाल्फोर उसको हर महीने 30 पौंड की अमाउंट भेजता रहेगा। श्री बाल्फोर श्रीलंका आ जाता है और कुछ दिनों तक श्रीमती बाल्फोर को 30 पौंड की राशि भेजता है, लेकिन
बाद में दोनों पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है और श्रीमती बाल्फोर को 30 पौंड की राशि भेजना बंद कर देता है, तो उनकी पत्नी श्रीमती बाल्फोर इस वचन को भंग करने के लिए कि उसके पति ने, श्री बाल्फोर ने अपना वचन तोड़ दिया है, अपना वचन भंग कर दिया है, इसके लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। संबंधित न्यायालय ने इस मामले में यह निर्णय दिया कि इस वचन का उद्देश्य राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराने का नहीं था। इसलिए न्यायालय अर्थात न्यायाधीश श्री बाल्फोर को 30 पौंड की राशि भेजने के लिए बाध्य नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा वैधानिक नियम आता है, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए, अर्थात अनिश्चित एवं अस्पष्ट नहीं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन। प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की समस्त शर्तें, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, निश्चित एवं स्पष्ट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अनिश्चित शर्तों वाले प्रस्ताव असंयत होते हैं, लूज होते हैं, तथा अस्पष्ट प्रस्तावों को कभी भी वैधानिक रूप से वैध प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ए ने बी से एक घोड़ा खरीदा और बी को यह वचन दिया कि यदि यह घोड़ा, यह पहला घोड़ा मेरे लिए लक्की सिद्ध हुआ, भाग्यवान सिद्ध हुआ, तो ए दूसरा घोड़ा खरीदेगा। ए ने क्या कहा? मैं आपसे दूसरा घोड़ा खरीदूंगा। बी इस वचन को कभी भी न्यायालय द्वारा एनफोर्स नहीं करा सकता है। क्यों? क्योंकि इस प्रस्ताव की शर्तें टोटली अनसर्टेन व डाउटफुल है। इस प्रस्ताव की शर्तें न तो निश्चित है और न स्पष्ट है। नेक्स्ट लक्षण या नेक्स्ट वैधानिक नियम हम लेते हैं, प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए। प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए। रिक्वेस्ट, प्रस्ताव सदैव रिक्वेस्ट के रूप में, विनय के रूप में ही होना चाहिए, एक आदेश के रूप में, एक आज्ञा के रूप में नहीं। जैसे ए बी से ये कहे कि वह दिल्ली जाकर उसके लिए एक फोर्ड कार लग्जरी कार खरीद कर ला दे, जिसके लिए वह उसे रेमुनेशन देगा। तो यहां यह एक आज्ञा है, आदेश है, ऑर्डर है, न कि रिक्वेस्ट या निवेदन। अतः यह प्रस्ताव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वैधानिक नियम या लक्षण हम लेते हैं, प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है। प्रपोजल और ऑफर में बी स्पेसिफिक और स्पेशल और जनरल। इस वैधानिक नियम में, इस लक्षण या तत्व में हमने ये बताया है कि प्रस्ताव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो विशिष्ट प्रस्ताव हो सकता है और दूसरा सामान्य प्रस्ताव हो सकता है। विशिष्ट प्रस्ताव क्या होता है? जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को रखा जाता है, जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के समक्ष ही रखा जाता है और वह व्यक्ति विशेष ही, वह विशिष्ट व्यक्ति ही उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, तो इसे विशेष प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कॉलेज में, क्लास में मैं आपको प्रस्ताव से संबंधित टॉपिक पढ़ा रहा हूं। टॉपिक को कंप्लीट करके क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे प्रेजेंट है, मैं ये कहता हूं कि मिस्टर राम, आप ये बताइए कि प्रस्ताव किसे कहते हैं। क्लास में 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन मैंने प्रश्न किसे पूछा है? मिस्टर राम से।
अर्थात प्रस्ताव किसके लिए हैं? मिस्टर राम के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, राम के लिए। और मेरे प्रश्न का जवाब कौन दे सकता है? केवल राम ही दे सकता है। तो ये विशिष्ट प्रस्ताव। तो जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को, किसी विशिष्ट व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष के समक्ष रखा जाता है और वह व्यक्ति विशेष ही उसको स्वीकार कर सकता है, तो इसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। जैसे मन्नू मकरंद को अपना सीकर रोड स्थित फार्म हाउस 50 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव पत्र लिखकर करता है। यह एक विशिष्ट प्रस्ताव है क्योंकि इसे केवल मकरंद ही स्वीकार कर सकता है। दूसरा हम लेते हैं सामान्य प्रस्ताव। जैसे मैंने अभी क्लास का उदाहरण दिया, 40 बच्चों की क्लास में पढ़ा रहा हूं और प्रश्न मैंने पूछा था मिस्टर राम से और उसका जवाब केवल राम ही दे सकता है। वो हमने कहा वो विशिष्ट था। लेकिन अब हम सामान्य प्रस्ताव की बात करते हैं। जब मैंने प्रस्ताव का टॉपिक कंप्लीट करके पूरी क्लास में, जिस क्लास में 40 बच्चे या स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, मैं कहता हूं यह बताइए कि प्रस्ताव किसे कहते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं और मेरी लैंग्वेज क्या है? क्लास में अनाउंस करता हूं यह बताइए कि प्रस्ताव की परिभाषा क्या होती है। तो मेरे प्रश्न का जवाब उन 40 स्टूडेंट्स में से कोई भी दे सकता है, क्योंकि मैंने समूची क्लास के स्टूडेंट्स के सामने या सम्मुख या समक्ष प्रश्न पूछा है, न किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को, किसी विशेष स्टूडेंट्स को प्रश्न नहीं पूछा है, मैंने समस्त क्लास के बच्चों को पूछा है। तो मेरे प्रश्न का जवाब कोई भी बच्चा दे सकता है। तो सामान्य प्रस्ताव, जब प्रस्ताव सामान्य जनता या व्यक्तियों के अनिश्चित समूह है या संपूर्ण विश्व के सामने रखा जाता है, तो उसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। और इस सामान्य प्रस्ताव को कोई भी सामान्य व्यक्ति उस प्रस्ताव की शर्तों की पालना करते हुए स्वीकार भी कर सकता है। इसमें नोट डाल के आपको एक बात यह भी लिखनी है कि सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना संबंधित पक्षकार को देना जरूरी नहीं होता है, जबकि विशिष्ट प्रस्ताव में स्वीकृति की जानकारी देना जरूरी है। अर्थात स्वीकृति की जानकारी या संवहन संबंधित पक्षकार को होना जरूरी होता है। सामान्य प्रस्ताव का एक केस, एक मामला, एक वाद हम डिस्कस करते हैं और वो मामला है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी का। कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी एक कंपनी है जिसने इन्फ्लुएंजा, एक तरह का जुखाम होता है, उसकी दवा बनाई। कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने इन्फ्लुएंजा नाम का एक जुखाम होता है, उसकी एक दवा बनाई और उस दवा का नाम रखा स्मोक बोल्स। और समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में यह विज्ञापन छपवाया कि कोई भी व्यक्ति इस दवा को 2 वीक्स तक, 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार निर्धारित विधि से सेवन कर लेता है तो उससे इन्फ्लुएंजा कभी नहीं होगा। और ये सब दवा लेने के बाद भी, निर्धारित विधि से सेवन करने के बाद भी उससे इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी उस व्यक्ति को 100 पाउंड की राशि कंपनसेशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। और लोगों का विश्वास जीतने के लिए कंपनी ने अलायंस नाम के बैंक में, जो कि रीजेंट स्ट्रीट में था, 100 पाउंड की राशि जमा भी करा दी। श्रीमती कार्लिल ने इस विज्ञापन के आधार पर स्मोक बोल्स खरीदे और निर्धारित विधि से निर्देशानुसार प्रयोग किया।
लेकिन उसके उपरांत भी कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इस पर कार्लिल ने क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के लिए कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया और विद्वान न्यायाधीश हॉकिंस ने इस मामले में यह निर्णय दिया कि कंपनी का प्रस्ताव सामान्य तथा संपूर्ण विश्व के समुदाय के लिए था, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता था। श्रीमती कार्लिन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। श्रीमती कार्लिन ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया था। इसलिए कंपनी अर्थात कार्बोलिक स्मोक बुल कंपनी को श्रीमती कार्लिन को 100 पाउंड की राशि देनी ही होगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के वैधानिक नियम या विशेषताएं अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।